आप सबसे पहले आर्टिकल देखिए, उसके बाद में इस वीडियो का टॉपिक बताऊंगा। ट्रंप ने अप्रूव कर दिया ईरान पर अटैक का प्लान, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो लेना बाकी है। एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या यूएसए ईरान पर अटैक कर देगा, क्या ट्रंप ईरान पर अटैक कर देंगे। तो ट्रंप ने ये बात कही है कि हाँ, हो सकता है कि मैं कर दूं और हो भी सकता है कि मैं नहीं करूं। ठीक है, तो प्लान पूरा रेडी है, लेकिन फाइनल डिसीजन लेना बाकी है। ट्रंप की कुछ कंडीशंस है, अगर ईरान उनसे मीट नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं ईरान पर अटैक कर देंगे। दो कंडीशन है मेनली, एक कि ईरान अनकंडीशनल इस कॉन्फ्लिक्ट में सरेंडर कर दे, दूसरा ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अबेंडन कर दे, यानी कि उसके बारे में सोचना ही छोड़ दे। ईरान ने इस बात को मानने से डिनाई कर दिया है कि अनकंडीशनल सरेंडर जो है वो हम नहीं करेंगे। और जैसे ही ये रिजेक्शन आया तो ट्रंप ने गुड लक कर दिया कि हाँ ठीक है, गुड लक अब मेरी तरफ से। और यानी कि हर कोई और कोई भी नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूँ, ये बात जो है वो ट्रंप ने बोल दी है। अब कहीं ना कहीं ये एक असमंजस की स्थिति बना देता है कि यूएसए ईरान पर अटैक कर देगा, और जब वो अटैक करेगा तो क्या गेन ईरान से वो लेगा, और क्या टर्म्स जो है उस पर वो जब कंप्लीट होगी तभी आके रुकेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, यूएसए अगर ईरान पर अटैक करता है तो फिर कहीं ना कहीं जो ईरानियन रिजीम है उसके खिलाफ वो जा रहा है, और जब वो ईरानियन रिजीम के खिलाफ जाएगा तो उसे यहाँ पर एक रिजीम चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद यूएसए की दूसरी टर्म है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रद्द कर दे। अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू रखता है, न्यूक्लियर बम बना लेता है, तो फिर इजराइल के लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी, और मिडिल ईस्ट में अमेरिकन हेजमनी के लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो चाइनीज़ और रशिया की हेजमनी है, वो पावर है, वो कहीं ना कहीं ईरान एक सिक्योर कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यूएसए कतई भी नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी और देश की पावर हो जितनी यूएस की है। दूसरा, यूएस इजराइल की एग्जिस्टेंस चाहता है। इजराइल की एग्जिस्टेंस नहीं रह पाएगी अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी अब यूएसए के हत्ते, या फिर क्या क्या फैक्टर्स है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेंगे यूएसए को, जब अगर यूएसए ईरान का ग्राउंड इन्वेजन करेगा। देखिए, यूएस मिडिल ईस्ट में किसी कंट्री का इन्वेजन पहले भी कर चुका है। दो कंट्रीज है मेनली, इराक और सीरिया। ठीक है, तो इराक के अंदर आप देखोगे तो इराक की ज्योग्राफी, सबसे पहले बात करें हम, तो ज्योग्राफी सबसे पहला फैक्टर होता है। अगर किसी कंट्री की ज्योग्राफी टफ है तो वो कंट्री भी आपके लिए टफ होगी। फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है कि यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ है, लगभग अफगानिस्तान जो है वो पहाड़ों पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर यूएसए कभी जीत नहीं पाया, क्योंकि पहाड़ों में लोग यहाँ पर छिपे हुए होते हैं, और जब भी अमेरिकन मिलिट्री या फिर कोई जाता है तो एक एज रहती है पहाड़ों में छिपे हुए होने की। ये इराक के केस में नहीं था, बिकॉज मेन जो सिटीज़ थी इराक की वो काफ़ी प्लेन ग्राउंड पर थी। फॉर एग्जांपल, बगदाद देख लो आप, और या फिर जो मेन एरियाज है इराक के वो काफ़ी प्लेन ग्राउंड पर थे। तो इस वजह से इराक को काफ़ी इन्वेड करना यूएसए के लिए एक पीस ऑफ केक था, क्योंकि इराक की ज्योग्राफी क्लियर थी। उसका वैसी कंडीशन सीरिया के अंदर हम देख लेते हैं कि सीरिया की जो ज्योग्राफी है ये भी काफ़ी क्लियर है, यहाँ पर भी ऐसी कोई कहीं ना कहीं सिचुएशन नहीं है। ठीक है, अब वहीं ईरान का केस अगर हम देखें तो ईरान चारों तरफ से पहाड़ों से ढका हुआ है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर देख लो तो यहाँ पर भी जो सी का एरिया है, सी कोस्ट है, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, ये जितना भी, यहाँ पर भी ईरान के यहाँ पे पहाड़ है। इराक से लगी हुई जो बॉर्डर है यहाँ पर भी पूरी पहाड़ों से ढकी हुई है। वहीं अज़रबैजान और टर्की, ये जितनी भी सारी सब बॉर्डर्स है यहाँ पर भी पहाड़ है। उसके बाद सी कोस्ट जो है, जो कि यहाँ पर आपको ऊपर दिखेगी, ये यहाँ पर भी पहाड़ है। तो टोटल जो ईरान है वो पहाड़ों से ढका हुआ है। तो पहाड़ों की वजह से होता ये है कि ईरानी सोल्जर्स हो सकता है कि इन पहाड़ों में छुप जाए एट द एंड, और यहाँ से हमला करे, तो सालों लग जाएंगे यूएसए को इस वॉर को लड़ने में, और कहीं ना कहीं ये वॉर अनफाइटेबल हो जाएगी। उसके बाद ईरान का जो अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ये इनके अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस है, इनके अंडरग्राउंड मिसाइल्स जो इन्होंने बना रखे हैं, वो कहीं ना कहीं ईरान की हेल्प करेंगे, और ये वॉर को लड़ने में, इस वॉर को जीतने में ही कहीं ना कहीं सालों की मेहनत लग जाएगी यूएसए की, और एक बहुत बड़ी हेडेक हो जाएगी यूएसए के लिए। ठीक है, हाँ, अब इसका एक गेन ये हो सकता है, वो खैर हम एंड में डिस्कस करेंगे। अब दूसरा इसके अंदर फैक्टर क्या है? दूसरा इसके अंदर फैक्टर है मिलिट्री स्ट्रेंथ, है ना। मिलिट्री स्ट्रेंथ से यानी कि
और उसके साथ ही लोगों का सपोर्ट। अफगानिस्तान के केस में हम देखते हैं कि यूएसए को लोकल सपोर्ट था, ये लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट था, यानी कि मोस्ट ऑफ द लोग, कहीं ना कहीं 10 में से 3 लोग तो यूएसए को सपोर्ट करते थे उस समय, तालिबान के खिलाफ थे। ईरान के केस में आपको 10 में से एक व्यक्ति भी मुश्किल से यूएसए के सपोर्ट में मिलेगा, 20 में से एक व्यक्ति यूएसए के सपोर्ट में मिलेगा। अब रियल ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है वो अभी देखना बाकी है, बिकॉज बहुत सारी स्पेकुलेशन ये भी थी कि एक बड़े लेवल पर ईरान में प्रोटेस्ट हुए थे ईरान की जो करंट रिजीम है उसके खिलाफ, कि ईरान की करंट रिजीम जो है वो वुमेंस राइट्स वगैरह ये सब नहीं, कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है और एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, और जो हिजाब वगैरह का इशू है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बार उठा है। ठीक है, उसके बाद जो महसा अमीनी थी जो कि 2022 में जिनका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो जिन्हें मार दिया गया था कस्टडी में, वो एक बड़ी यहाँ पर बड़ा इशू बना था और उसके बाद कहीं ना कहीं बड़े प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिले हैं। इराक के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो उस समय जो लोकल सपोर्ट यूएसए के साथ में था और इतना कंटिन्यू वॉर कर पाया था यूएसए। सीरिया के केस में भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि यूएसए के सपोर्ट में ही चीज़ें थी, जब भी यूएसए यहाँ पर वॉर जीत पाया था। ईरान के केस में लोकल सपोर्ट हमें कहीं नहीं दिखता। और तीसरा अब जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एक्सटर्नल सपोर्ट। एक्सटर्नल सपोर्ट ये है कि रशिया जो है उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं हमें ईरान के साथ देखने को मिलता है। ठीक है, कि ईरान जो है वो कहीं ना कहीं एशिया से एक बड़ा सपोर्ट पाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रशिया की रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई थी कि एक बड़ी मिस्टेक हो जाएगी अगर यूएसए ईरान पर डायरेक्टली अटैक कर देगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि रशिया जो है वो इस वॉर को ज्वाइन कर ले, बिकॉज आज अगर आप मिडिल ईस्ट में देखो तो ईरान ही एक ऐसा देश बचा है, लीबिया वगैरह ये जितने भी थे ये सब पहले रशियन एलाइज थे, लेकिन आज की डेट में सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान एक बड़ा एलाई है रशिया का। और जब अगर ईरान का फॉल आउट होता है, डाउनफॉल जाता है, तो कहीं ना कहीं हम फिर ये देखते हैं कि रशिया अपनी हेजमनी, रशिया अपनी पावर जो मिडिल ईस्ट है उसके अंदर खो देगा। वही चाइना के केस में है, चाइना काफ़ी सस्ता तेल ईरान से लेता है और चाइना अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी ईरान को बेचता है, तो चाइना भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी पावर अब बन चुका है। और 2003 की बात अगर हम करें तो ना तो चाइना इतना पावरफुल था और सोवियत यूनियन एक कोलैप्स पर था, कोलैप्स हुआ था उस समय, 10 साल भी मुश्किल से हुए थे उनको, 10-12 साल हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं इराक की हेल्प नहीं कर पाए थे। और इजीली यूएस ने बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट, जब इराक को नहीं मिला तो इजीली यूएस ने इराक को इन्वेड करके जो वहाँ की रिजीम है उसे चेंज कर दिया। यही केस हम अगर ईरान के केस में देखें जो 2025 की सिचुएशन, तो चाइना भी बहुत पावरफुल है और रशिया भी काफ़ी पावरफुल है। तो आई थिंक कि सिचुएशन जो है अगर यूएस इन्वेड करने जाता है और एक फुल ऑन इन्वेजन अगर यूएस ईरान का करता है तो ये एक बहुत लंबी वॉर होगी इतिहास की, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अफगानिस्तान से भी ज़्यादा पावरफुल ये वॉर रहेगी। ओके, तो ये मेरे व्यूज़ थे इस वॉर पर। अगर यूएस ईरान का इन्वेजन करता है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी। तो मैंने पूरा मेरा जो नॉलेज है आपको एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच।